सदियों से शांत पड़े अंडमान निकोबार द्वीप का पारा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और चर्चा में है एक नाम, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। 28 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी निकोबार पहुंचते हैं। वहां से वो एक वीडियो जारी करते हैं और केंद्र सरकार के 81,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को खुली लूट करार दे देते हैं। उनका दावा है कि विकास के नाम पर 160 वर्ग किलोमीटर में फैले सदियों पुराने और घने जंगलों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। राजनीति है तो वार पर पलटवार भी होना ही था। बीजेपी ने तुरंत तीखा जवाब दिया कि कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर सामने आ गया है। बीजेपी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट कोई लूट नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती हुई समुद्री ताकत का बहुत बड़ा ऐलान है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है जिस पर इतनी बहस हो रही है? तो चलिए आसान तरीके से समझाते हैं आपको कि क्या है ये प्रोजेक्ट। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर एक बेहद महत्वाकांक्षी मल्टी लेयर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस पूरी महापरियोजना का बजट करीब 72,000 करोड़ से लेकर 92,000 करोड़ रुपए के बीच आंका गया है। इसके तहत कुल 166 वर्ग किलोमीटर के इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी जाएगी। इस महापरियोजना को मुख्य रूप से 4 अहम हिस्सों में बांटा गया है जो इस प्रोजेक्ट के पिलर्स हैं। सबसे पहले गलाथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। आप इसे जहाजों का विशाल स्टेशन समझ सकते हैं जहां 20 फुट वाले 1 करोड़ 60 लाख कंटेनर लोड और अनलोड किए जा सकेंगे। दूसरा बड़ा काम है नई और आधुनिक टूरिज्म और रेजिडेंशियल टाउनशिप बसाना। लक्ष्य रखा गया है कि साल 2050 तक यहाँ करीब 6.5 लाख लोगों का नया शहर बस जाए, जिससे रोजगार भी पैदा होगा। इतने बड़े शहर और बंदरगाह को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली भी चाहिए होगी। इसके लिए गैस, डीजल और सोलर एनर्जी से चलने वाला 450 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया जाएगा। और चौथा सबसे जरूरी हिस्सा है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, जो सिविल और डिफेंस दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होगा। यानी यहाँ से आम यात्री सफर तो करेंगे ही, साथ ही हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए हमारे फाइटर जेट्स भी यहीं से उड़ान भरेंगे। यहाँ विकास का बहुत बड़ा ढांचा खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ हजारों करोड़ का निवेश है तो दूसरी तरफ प्रकृति का सवाल। अब ऐसे में एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है और जिसका जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आखिर सदियों से शांत पड़े इस हरे भरे द्वीप पर अचानक कंक्रीट का शहर बसाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका जवाब समंदर की लहरों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चालों में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें देश के नक्शे से बाहर निकलकर देखना होगा। हिंद महासागर में इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। चीन लगातार अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए भारत को पानी के रास्ते घेरने की कोशिश में जुटा है। वो पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के क्योक्प्यू जैसे बंदरगाहों को अपने हिसाब से विकसित कर रहा है। ये कोई आम व्यापार नहीं है। चीन इन जगहों पर पनडुब्बियां और रिसर्च के नाम पर जासूसी जहाज तैनात करके भारत के चारों तरफ समुद्री घेरा बना रहा है। ये एक तरह से दबाव बनाने का खतरनाक खेल है। ऐसे में भारत चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता था। यहीं पर ग्रेट निकोबार आइलैंड गेम चेंजर बन के सामने आता है। ये जगह रणनीतिक तौर पर भारत के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक जैसी है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं, वो इस प्रोजेक्ट वाली जगह से सिर्फ 40 समुद्री मील की दूरी पर है। ये मलाक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी दुखती रग मानी जाती है क्योंकि उसका ज्यादातर तेल और व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहाँ नेवल बेस, एयर स्टेशन और फाइटर जेट्स की मौजूदगी का मतलब है कि भारत चीन की कमजोरी पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। हम हिंद महासागर से लेकर मलाक्का तक किसी भी दुश्मन जहाज की हर हरकत पर पैनी नजर रख पाएंगे। सुरक्षा के साथ इसका दूसरा सबसे बड़ा एंगल अर्थशास्त्र यानी कि पैसों से जुड़ा हुआ है। मौजूदा समय में भारत का समुद्री व्यापार का तरीका काफी खर्चीला और दूसरों पर निर्भर है।
अभी होता यह है कि दुनिया भर से जो बड़े जहाज भारत के लिए सामान लेकर आते हैं वो हमारे बंदरगाहों पर नहीं रुक पाते। वो अपना सामान श्रीलंका के कोलंबो या सिंगापुर के पोर्ट पर उतार देते हैं। फिर वहां से उन कंटेनर्स को छोटे जहाजों में भरकर भारत लाया जाता है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब 30 लाख कंटेनर्स का सामान हर साल इसी तरह से आता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत को हर साल करीब 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। सरकार इसी भारी नुकसान को फायदे में बदलना चाहती है। ग्रेट निकोबार में 44,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो विशाल डीप वाटर पोर्ट बनाया जा रहा है वो भारत की इस मजबूरी को खत्म कर देगा। वैसे हमारे पास केरल में विजिंगम नाम का एक डीप वाटर पोर्ट है, लेकिन उसकी क्षमता सिर्फ 10 लाख कंटेनर संभालने की है। निकोबार में बड़े जहाजों के रुकने का ठिकाना बनाने से पूर्व से पश्चिम जाने वाली दुनिया भर के जहाज यहाँ रुक सकेंगे। इससे विदेशी जहाजों के जरिए हमारी कमाई बढ़ेगी। एक तरफ ये सब कुछ किसी सुनहरे सपने जैसा लगता है, जहाँ देश की सुरक्षा मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और रक्षा के इस बड़े प्लान के साथ भी यही सच है। विकास की इस चमक के पीछे कुछ ऐसी खौफनाक चिंताएं भी उभर कर आ रही हैं जो इस प्रोजेक्ट के वजूद पर ही सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ अरबों रुपए की कमाई और सामरिक ताकत का सपना है, तो दूसरी तरफ उन लोगों की जिंदगी है जो शायद ये भी नहीं जानते कि दुनिया में चल क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ अंडमान निकोबार की उन संवेदनशील जनजातियों की जिनका घर अब छिनने की कगार पर है। इस आइलैंड पर करीब 751 वर्ग किलोमीटर का इलाका आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इस महापरियोजना को बनाने के लिए इन ट्राइबल रिजर्व में से करीब 84.1 वर्ग किलोमीटर की जमीन ली जा रही है। यहाँ की घनी हरियाली के बीच शोम्पेन और निकोबारी जैसी जनजातियां हजारों सालों से अपना जीवन बिता रही हैं। ग्रेट निकोबार के अंदरूनी और सबसे शांत हिस्सों में रहने वाले शोम्पेन समुदाय में अब सिर्फ 400 लोग ही बचे हैं। इन लोगों का बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं रहा है। उनका रहन सहन और उनका शरीर हमारी आधुनिक दुनिया के हिसाब से बिल्कुल अलग है। ऐसे में जब बाहर से लाखों लोग, मजदूर और भारी मशीनें यहाँ पहुंचेंगी तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाहरी लोगों के आने से यहाँ नई और अनजान बीमारियां फैलेंगी। इन आदिवासियों के शरीर में उन बीमारियों से लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दुनिया भर के 39 बड़े विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शोम्पेन जनजाति के लिए डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा करार दिया है। संकट सिर्फ इंसानों पर नहीं है, यहाँ की प्रकृति भी विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 130 वर्ग किलोमीटर के जंगली इलाके का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ मौजूद 19 लाख पेड़ों में से करीब 8 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। ये नुकसान इतना बड़ा है कि पर्यावरण को लेकर काम करने वाले लोग इस निर्माण का लगातार विरोध कर रहे हैं। पेड़ों के साथ साथ उन दुर्लभ जानवरों का भी घर उजड़ जाएगा जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। जिस गैलिथिया बे या खाड़ी में इतना विशाल बंदरगाह बनाया जा रहा है वो कोई आम जगह नहीं है। ये इलाका सदियों से विशाल लेदरबैक समुद्री कछुओं के अंडे देने की सबसे सुरक्षित और पसंदीदा जगह रही है। इसके साथ ही इस इलाके में खारे पानी के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर छिपकली और निकोबार मेगापोर्ट जैसे बहुत ही दुर्लभ पक्षी अपना घर बनाकर रहते हैं। जब यहाँ बड़े बड़े व्यापारिक जहाज आएंगे और कंक्रीट का शहर बसेगा तो इन बेजुबानों का जीवन और इनका प्रजनन पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। इस सब के बीच एक और डरावना सच है जिसे हम किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2004 में आई सुनामी याद है आपको? चलिए मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। उस वक्त इस आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा कई मीटर नीचे समुद्र में धंस गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पूरा द्वीप भूकंप के लिहाज से बहुत ही अस्थिर और नाजुक माना जाता है। पर्यावरण को समझने वालों ने गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इतने संवेदनशील इलाके में कंक्रीट का इतना भारी ढांचा खड़ा करने से
कुदरत का संतुलन बिगड़ सकता है। एक ऐसा द्वीप जो अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से पहले ही खतरे में रहता है, वहां इंसानी दखल एक नई आपदा को न्योता दे सकता है। अब यहाँ तस्वीर दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ कुदरत से खिलवाड़ और आदिवासियों का विनाश, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और सामरिक विकास। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर कुदरत और आदिवासियों के अस्तित्व पर सवाल उठे तो सरकार को भी सामने आना पड़ा। सरकार ने अपने तर्कों से इस प्रोजेक्ट का बचाव किया है। द हिंदू को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रेट निकोबार में राजीव नगर और न्यू चिंगेन नाम की 2 आदिवासी बस्तियां हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस विकास की वजह से आदिवासियों को कोई नुकसान नहीं होगा। पर्यावरण के सवाल पर भी सरकार ने सफाई दी है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि ग्रेट निकोबार द्वीप का सिर्फ 1.82% हिस्सा ही इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी वन क्षेत्र का बहुत छोटा सा हिस्सा। इसके साथ ही सरकार ने भरोसा दिलाया है कि प्रोजेक्ट वाले इलाके में भी करीब 66 वर्ग किलोमीटर की जमीन को ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा ताकि हरियाली बनी रहे। दुर्लभ जानवरों और मुर्गों की सुरक्षा के लिए भी सरकार ने प्लान बनाया है। भूपेंद्र यादव का कहना है कि लेदरबैक कछुओं के लिए 500 मीटर का रिजर्व बफर जोन बनाया जाएगा ताकि उनके अंडे देने की जगह सुरक्षित रहे। इसके अलावा समुद्र के अंदर मौजूद करीब 16,150 मूंगे की कॉलोनियों को बहुत ही सावधानी से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार के इन दावों को सुनकर एक पल के लिए लगता है कि शायद सब कुछ बहुत संतुलित और सुरक्षित है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक्सपर्ट्स सरकार के इन दावों की पोल खोलते हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिजीत सिंह ने बहुत ही जायज सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि अगर सरकार का मकसद सिर्फ चीन पर नजर रखना और मिलिट्री बेस बनाना ही था, तो इतनी बड़ी टाउनशिप और कमर्शियल पोर्ट की क्या जरूरत थी। उन्होंने याद दिलाया कि अंडमान में हमारे पास पहले से ही INS बाज नाम का नेवल स्टेशन मौजूद है। सिर्फ एक छोटे बंदरगाह से भी सुरक्षा का काम हो सकता था। वहीं सालों तक अंडमान निकोबार में रिसर्च करने वाले सोशल इकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष चंडी सरकार के तर्कों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि जो आदिवासी हजारों सालों से शिकार करके और प्रकृति के बीच अपना जीवन बिता रहे हैं, आप अचानक उन पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक जीवन नहीं थोप सकते। ये उनका अपना चुनाव है और बाहरी दुनिया का दखल उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। सरकार का एक और दावा है कि जो लाखों पेड़ काटे जाएंगे, उनकी भरपाई हरियाणा में पेड़ लगाकर की जाएगी। इस पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकोबार के सदियों पुराने घने रेन फॉरेस्ट की तुलना हरियाणा में लगाए गए नए पौधों से करना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल बेतुका और हास्यास्पद तर्क है। विवादों और दावों की बहस के बीच आइए देखते हैं कि इस महापरियोजना का पहिया कैसे और कब आगे बढ़ा। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था जिस पर अचानक मुहर लग गई हो। इस कहानी की नींव 2017 में रखी गई थी, जब पहली बार सरकार के स्तर पर यह चर्चा शुरू हुई कि अंडमान निकोबार की भौगोलिक स्थिति का फायदा कैसे उठाया जाए। तब इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय के अधीन IDA यानी आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई और बैठकों का लंबा दौर चला। करीब 3 साल बाद 13 जून 2020 को IDA ने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड यानी GNI प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। फिर जनवरी 2021 में नीति आयोग ने प्रोजेक्ट के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद मई तक प्रोजेक्ट के पर्यावरण पर प्रभाव के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए गए। यहीं से असल विरोध की चिंगारी भड़की, जिसने धीरे धीरे बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। पर्यावरण को बचाने वाले लोग और आदिवासियों के हक में लड़ने वाले कार्यकर्ता इस मास्टर प्लान के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने विकास के मॉडल को प्रकृति के लिए खतरा बताया और इसके खिलाफ NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। NGT में एक के बाद एक कई अपीलें दायर की गईं, जिससे मामला बेहद पेचीदा हो गया। फिर अगले साल यानी जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे पर्यावरणविदों और आदिवासियों की मांगों पर सुनवाई हुई। 22 अगस्त 2022
एक्सपर्ट कमेटी यानी EAC ने 3 मीटिंग्स के बाद परियोजना को मंजूरी देने की सिफारिश की। 27 अक्टूबर 2022 9,750 वर्ग किलोमीटर जंगल को दूसरे इस्तेमाल में लाने के लिए स्टेज 1 की मंजूरी दी गई। 11 नवंबर 2022 इकोलॉजी, प्रदूषण, आदिवासी कल्याण जैसी कई शर्तों के साथ पर्यावरण और तटीय रेगुलेशन जोन की मंजूरी दी गई। 20 दिसंबर 2022 पर्यावरणविद आशीष कोठारी ने NGT में प्रोजेक्ट के खिलाफ कई अपीलें दायर की। 3 अप्रैल 2023 NGT ने पर्यावरण मंजूरी को काफी हद तक बरकरार रखा, लेकिन कुछ कमियों की समीक्षा के लिए HPC यानी हाई लेवल कमेटी बनाने का आदेश दिया। 13 अप्रैल 2023 पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बनी HPC ने कई मीटिंग्स के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी पर्यावरणीय सुरक्षा शर्तों का पालन किया जाएगा। 2024 से 2025 के दौरान मंत्रालय ने NGT में अपना जवाब और एफिडेविट दाखिल किया, जिसके बाद इसी साल 16 फरवरी 2026 को NGT ने अपना अहम फैसला सुना दिया और पर्यावरण मंत्रालय की सुरक्षा शर्तों को मानते हुए आखिरकार इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। कानूनी रूप से भले ही NGT ने मंजूरी दे दी, लेकिन जमीन पर हकीकत अभी वैसी ही है। ग्रेट निकोबार के उन घने जंगलों में अभी तक मशीनों की आवाजें नहीं गूंजी हैं और ना ही कोई निर्माण शुरू हुआ है। सरकार ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि साल 2028 तक इस प्रोजेक्ट का पहला चरण हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन रास्ता अभी भी इतना आसान नहीं हुआ है। पर्यावरणविदों ने हार नहीं मानी है और फिलहाल ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। अब हाईकोर्ट में इस महापरियोजना के भविष्य पर गंभीर सुनवाई चल रही है। अदालत के अंतिम फैसले पर ही इस द्वीप का, वहां के जंगलों का और आदिवासियों का भविष्य टिका हुआ है। इस पूरे सफर को समझने के बाद अब हम उस दोराहे पर खड़े हैं जहां बेहद मुश्किल चुनाव करना है। एक तरफ हमारी मजबूरी है, जहां हमें समंदर में चीन की खतरनाक चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देना है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने का सपना भी है। वहीं दूसरी तरफ उन 400 शोम्पेन आदिवासियों का जीवन है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान है। उनके साथ साथ उन लाखों पेड़ों की सांसें भी दांव पर लगी हैं जो सदियों से इस आइलैंड का संतुलन बनाए हुए हैं। ऐसे में एक मजबूत देश के तौर पर हमें किस रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहिए? क्या हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए बेतहाशा विकास को चुनना चाहिए या फिर प्रकृति और इंसानों के अस्तित्व को बचाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आपके हिसाब से क्या चुनना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। आज के अनकही में इतना ही। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।